1 1 करो शुरू। सारे हाइब्रिड वाले अच्छे बच्चे अटेंटिव हो जाएं। एक दो अटेंटिव नहीं हुए, कोई चक्कर है? अच्छा, जल्दी ये सवाल नोट करें। मिस्टर उमर इज अ सेलर, ही विल सेल गुड्स ऑफ रुपीज 200 मिलियन। माजरत भैया, अब ये मिलेगा कहाँ से? ही विल सेल गुड्स ऑफ रुपीज 200 मिलियन, फिर फुल स्टॉप लगाएं। ऑन यकम जनवरी ही पेड टू कस्टमर रुपीज 400 मिलियन, फिर फुल स्टॉप 40 मिलियन। ही पेड टू कस्टमर रुपीज 40 मिलियन। बाय 31 दिसंबर ही सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 70 मिलियन। चलें जी, परसेंटेज बताएं कितना रेवेन्यू हमारा खाया जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 20% रेवेन्यू हमारा खाया जाएगा। और पुत्र कुछ समझ आ रही है? नहीं नहीं, सादा सी बात है ना यार। उमर एक सेलर है, उसने कितने की चीजें बेचनी है? 200 मिलियन की। और उसने कस्टमर को कितने देने हैं? तो 40 डिवाइडेड बाय 200, कितना रेवेन्यू उसका खाया जाएगा? अच्छा, ईयर एंड तक 200 की चीजें बेच दी या सिर्फ 70 की बेची? बताएं जी, यकम जनवरी को एंट्री। प्रीपेड डेबिट, जी बोलें। 40। रेवेन्यू सारा बुक कर लूं 200 मिलियन, या जितना रेवेन्यू जो है वो इस साल कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है? 31 दिसंबर तक सिर्फ कितनी चीजें बेची? सेल 70 बुक करूं या 20% कम करके? प्री पेमेंट किताबों से खत्म कर दूं या? जी, प्री पेमेंट बताएं जी। इस तरह तो नहीं हमने किया था। प्री पेमेंट कितनी है? प्री पेमेंट कितनी है? 40। 40 का 80% लेंगे। सोचें। 70 का 14, 40 का तो नहीं लेना ना, वो तो कैश 70। असल में इस तरह समझ लेना, सेल का 80% बुक कर लिया और सेल का 20% बुक नहीं किया, तो यहां पे क्या आया करनी है, ये हम हाईलाइट भी कर देते हैं। ये जो सेल हुआ करेगी ना, उसका 80% बुक कर दें और सेल का 20%। और पैसे कितने आएंगे सेलर के पास? बाकी सेल कब बुक होगी? फिर कभी कब? जब कभी हम सेल करेंगे, बाकी सेल तब बुक हो जाएगी। अच्छा, अगले साल फर्ज करें
बकाया सेल भी हो गई, अगले साल फर्ज करें एंड 130 सोल्ड इन नेक्स्ट ईयर, फिर क्या करेंगे अगले साल? 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002, सेल कितनी और कितनी सेल बुक नहीं करनी? 130 का और पैसे कितने आए? 130। सवाल में ये लाइन डाल लें येलो वाली, एंड 130 सोल्ड इन नेक्स्ट ईयर। टोटल सेल 200 है ना? सेल प्री पेमेंट में भी क्या यूज करनी है? सेल ही। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज देखें, स्काई ब्लू हाइलाइटर से प्री पेमेंट खत्म हो गई? कैरी डाउन बताएं प्री पेमेंट का। प्री पेमेंट खत्म होगी ना, 40 से क्रिएट हुई, 14 और 26 से खत्म हो गई, प्रीपेड जीरो हो गया। जब भी उसके बाद सेल होगी तो प्रीपेड खत्म करते रहेंगे। 20% ही बस, एक दफ़ा निकला ये परसेंटेज। सेल ऐसी 80% सेल बुक करते रहें और 20% प्रीपेड ख़त्म करते रहें। अब मैं घर से कुछ प्लान नहीं करके आया हुआ, तो अब इधर उधर की चीज़ें ही मैं करूँगा। पेज 472 कोई नोट करता रहे ज़रा साथ साथ। पेज 472 ले अवे सेल्स। ले अवे सेल्स, पेज 472। ले अवे, साइड पे लेट जाओ, ले अवे, मेरे से दूर हो जाओ। अच्छा, अक्सर लोग, अच्छा आपके जहन में किस्तों का क्या कॉन्सेप्ट है? जो लोग किस्तों पे चीज़ लेते हैं तो दुकानदार कब डिलीवर करता है चीज़? हाँ बिल्कुल, आपके जहन में किस्तों का ये तस्वुर है कि चीज़ दुकानदार बेच देता है, फिर आप पैसे किस्तों में देते रहते हैं। ले अवे सेल में भाई, ले अवे सेल आमतौर पे की जाती है पुअर पीपल को, गरीब लोगों को ले अवे सेल की जाती है। इसमें थोड़ी सी ट्रांजैक्शन डिफरेंट तरीके से होती है। वो पैसे देते रहते हैं हर महीने थोड़े थोड़े दुकानदार को अपनी तनख्वाह में से बचा के, जैसे कमेटी समझ लें, कमेटी डाल रहे हैं, हर महीने दुकानदार को पैसे देते रहते हैं 5,000। काफ़ी महीनों बाद जब पैसे पूरे हो जाते हैं तो दुकानदार उनको जो है वो ओवन बेच देता है। तो इसमें शायद किस्तें बनती हैं लेकिन डिलीवरी कब होती है? एट एंड। इसको ज़रा ले अवे सेल कहते हैं। तो रिटेलर्स आमतौर पे रूटीनली ऑफर ले अवे सेल अरेंजमेंट्स टू देयर लो इनकम ग्रुप। गरीब लोगों को ऐसी सेल होती है, क्योंकि अगर आपने पहले ही दे दी तो डर होता है ना कस्टमर चीज़ लेके भाग जाएगा और पैसे नहीं देगा, वो तो बड़ा रिस्की है दुकानदार के लिए। तो ले अवे सेल्स के आगे लिखें वेरी सिक्योर मोड, बहुत सिक्योर मोड है दुकानदार के लिए, वेरी सिक्योर फॉर सेलर, वेयर कस्टमर्स आर अलाउड टू सेट असाइड अ स्पेसिफिक आइटम इन शॉप। हाँ, चीज़ उसके लिए अलग करके रख लें, चीज़ उसके लिए अलग करके रख लें। एंड मेक पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। रिटेलर रिटेन्स कस्टडी ऑफ गुड्स। चीज़ किसके पास पड़ी रहे? फौरन ना दें उसे, अनटिल द कस्टमर पेज द, बस वेट करें जब वो पूरे पैसे दे दें। रेवेन्यू फ्रॉम ले अवे सेल्स इज रिकॉर्डेड। रेवेन्यू कब बुक करें? पैसे आते रहें रेवेन्यू बुक करते रहें, या पैसों को एडवांस में डालते रहें?
और फिर जब एंड पे सेल की करें चीजें, when the goods are delivered against full payment, जब चीजें डिलीवर हो जाएं फुल पेमेंट के अगेंस्ट। तो यकम जनवरी, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 31 मार्च। दुकानदार क्या एंट्री करे? कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, एडवांस डेबिट, सेल क्रेडिट। तो चीजें पहले बेचे या चीजें एंड पे बेचे? जब फुल पेमेंट आ जाए तब रेवेन्यू बुक कर ले, नोट कर लें। हाँ जी, प्राइस तो शुरू में तय हो जाएगी ना, प्राइस भी शुरू में तय हो जाएगी, किस्तें भी शुरू में तय हो जाएंगी, सब कुछ शुरू में तय हो जाएगा। हाँ जी, बस जितना एडवांस फ्रॉम कस्टमर में पड़ा होगा उसको सेल में डाल देंगे। वो तो फिर एग्रीमेंट में लिखा होगा कि बाकी पेमेंट्स वापस होनी है, तो फिर एडवांस डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दें। लो इनकम ग्रुप वाले लोग हर महीने की तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर दुकानदार को देते रहते हैं, फिर एंड पे दुकानदार उनको चीजें दे देते हैं। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश एक आगे लिखी है उसने दुकानदार के लिए। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश उसने दुकानदार के लिए लिखी है कि दुकानदार को अगर 90-95% पैसे आ गए हैं तो बेशक दुकानदार अगर सेल बुक करना चाहते हो तो कर ले, तकरीबन सारे पैसे आ गए हैं, लेकिन शर्त यह कि चीज़ें तैयार पड़ी हों, चीज़ें तैयार पड़ी हों। और कई दफ़ा कस्टमर ले जाता है, बाकी पैसे कहते हैं थोड़े दिनों में दे दूंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मेजर पैसा आ गया तब भी आप सेल बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें चीज़ें आपके पास ही पड़ी रहें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि कस्टमर की अब वो अमानत है, मेजर पैसा दे गया वो। However, if this seller historical experience shows that most layaway sale transactions are converted into sale, ज़्यादातर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, then it can record the revenue when it receives a significant deposit, maybe 90%, maybe 95%। अच्छा खासा पैसा जब दे जाए कस्टमर तो सेल बुक कर लें, लेकिन शर्त है प्रोवाइडेड डेट गुड्स आर ऑन, ये ना हो कि गुड्स ही पड़ी ना हो दुकानदार के पास, गुड्स आर ऑन हैंड, आइडेंटिफाइड, नजर आ रही हो और रेडी फॉर डिलीवरी हो, उन पर कोई काम ना करना हो, बिल्कुल सामान तैयार पड़ा हो। तो छोटा सा उर्दू में लिख लें, कस्टमर पहले पैसे देगा, दुकानदार एंड पे चीजें बेचेगा। पैसों का नॉन रिफंडेबल होना चीज को सेल नहीं बना देता जब तक गुड्स डिलीवर ना हो। पहले पैसे देगा, पहले पैसे लेगा दुकानदार, फिर चीजें बेचेगा। ये काट दें। एजेंसी सेल की आपको एंट्री बताई थी, एजेंट क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट 100 रुपया, कमीशन इनकम 10, पेएबल टू प्रिंसिपल
कैश डेबिट 100 रुपया, कमीशन इनकम क्रेडिट 10 रुपये, और पेएबल टू प्रिंसिपल 90 रुपये। When an entity in Zamam who is an agent of Bilawal, when an entity in Zamam who is an agent of Bilawal satisfies a performance obligation, चीज़ें बेच दे, the Inzamam record a revenue in the amount of any fees or commission to which is expect to be entitled, जितना कमीशन उसको बनता है। कितने पैसे आए 100, इसमें कमीशन उसका कितना है 10, बाकी को लाइबिलिटी में डाल दें। होमवर्क के सवाल आज मैं दूंगा, उनको आप हजरात ने बड़े गौर से देखने, नहीं करना क्या मतलब यह होती है जी, मैं दूंगा। पॉज करो। ठीक है जी, माजरत मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया है IFRS 15 का। अच्छा जी, वो 3 पॉइंट्स तो कल मैंने कराने हैं, PO सेटिस्फाइड ओवर टाइम, बड़ी डिटेल से कराने हैं कल मैंने, वही तो स्टैंडर्ड की जान है। अच्छा जी, IAS 1037 में डिस्क्लोजर्स हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। IAS 37 के डिस्क्लोजर्स, पेज निकालें ज़रा, 335 प्रोविजन की क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस डेबिट। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की क्या एंट्री होती है? अच्छा, डिस्क्लोज इसको भी करना होता है। अच्छा, प्रोविजन को डिस्क्लोज करना होता है। हम आमतौर पे सवाल में लिखते नहीं, ICAP भी नहीं लिखता, और प्रोविजन में उसकी मूवमेंट भी बनानी होती है। ओपनिंग एक्सपेंस, वर्चुअली सर्टन एसेट, एसेट डेबिट, इनकम, इसको डिस्क्लोज नहीं करना होता। कॉन्टिंजेंट एसेट को, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन की एंट्री, पिछले साल प्रोविजन बनाई थी, अब समझा के नहीं देनी, प्रोविजन डेबिट, और प्रोविजन की पेमेंट की एंट्री, और डिसमेंटलिंग की एसेट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, 335। तो डिस्क्लोज 3 चीज़ें करते हैं, प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, कॉन्टिंजेंट एसेट्स। अच्छा, डिस्क्लोजर में ये प्रोविजन की मूवमेंट आ जाती है, प्रोविजन डिस्क्लोज होती है अंग्रेजी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होती है, और कॉन्टिंजेंट, इस तरह की चीज़ें आती हैं नोट में। हमने 2 सवाल किए थे नोट्स के, एक मुल्तान वाला और एक क्वेश्चन 5 और 6। अच्छा, अब प्रोविजन के डिस्क्लोजर्स क्या हैं? सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड का पैरा हाईलाइट किया है। प्रोविजन के डिस्क्लोजर्स क्या हैं? फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन यू शुड डिस्क्लोज कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एंड,
एडिशनल प्रोविजन यानी इंक्रीज, पेमेंट्स, रिवर्स्ड, increase during the period in discounted amount rising from passage of time and the effect of any change in discount rate। छोड़ें इसको बस। तो क्लास ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन में क्या डिस्क्लोजर देने होते हैं? कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग और क्लोजिंग, कितनी एडिशन हुई, कितनी यूज हुई और कितनी रिवर्स हुई। इसके बाद आपने प्रोविजन के ही डिस्क्लोजर देने हैं, प्रोविजन के ऑल्सो डिस्क्लोज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, नेचर क्या है उसकी, और उस प्रोविजन के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट क्या है, और अगर उसमें कोई अनसर्टेनिटीज हैं ये हाईलाइट कर लें बस। जो मैंने हाईलाइट किया ये काफ़ी है जी। प्रोविजन यूज का मतलब है प्रोविजन के अगेंस्ट पेमेंट हुई। आपने वो इतवार वाली क्लास नहीं ली थी ना, प्रोविजन के अगेंस्ट पेमेंट हुई, प्रोविजन यूज। अच्छा जी, प्रोविजन का क्या क्या डिस्क्लोज करना है? ओपनिंग, क्लोजिंग, यूज, रिवर्स्ड और डिस्क्रिप्शन और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट तो ऊपर ही आ रहा है। अनसर्टेनिटीज हैं या कोई रीइंबर्समेंट है इसके अगेंस्ट, वो डिस्क्लोज कर दें। ये टेबुलर फॉर्म में होगा, यानी अंग्रेजी के फॉर्म में होगा, ये वाला सारा अंग्रेजी की फॉर्म में होगा। यार ये एक बड़ा धमाका है, ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है। प्रोविजंस का कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यानी पिछले साल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वरना बाकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे डिस्क्लोजर्स का कंपैरेटिव भी रिक्वायर्ड होता है, तो प्रोविजन का कंपैरेटिव रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप 1 साल का भी नोट बना देंगे तो काफ़ी है। ये एक आध नंबर का सवाल आ सकता है, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू टाइप। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में क्या डिस्क्लोज करना है? बस सर्कल लगाएं। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में एस्टीमेट्स ऑफ इस फाइनेंशियल इफेक्ट एंड नेचर ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, नेचर और एस्टीमेट ऑफ। बाकी अगर इसके अगेंस्ट भी कोई रीइंबर्समेंट या इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज हैं वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आईकेएफ 2 ही चीज़ें लिखते हैं, नेचर और एस्टीमेट ऑफ। पैरा नंबर 86। तो 84 और 85 किसके लिए और 86 कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के लिए। और इसी तरह कॉन्टिंजेंट एसेट कहीं होगा, वो देख लेते हैं। कॉन्टिंजेंट एसेट का क्या डिस्क्लोज करना है? नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ देयर फाइनेंशियल इफेक्ट। बस ये स्टैंडर्ड से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, 1-2 दफा पढ़ लीजिएगा। अच्छा ये एक मजे का बड़ा है, आप लोग एंजॉय करेंगे इसको पढ़ के। पैरा 92, इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस डिस्क्लोजर ऑफ सम और ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय S37 कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रेजुडाइस सीरियसली द पोजीशन ऑफ एंटिटी। अगर आप केस की हिस्ट्री बता दें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फारग हो सकती है पूरी की पूरी। इन अ डिस्प्यूट विद अदर पार्टीज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोविजन, contingent liability, contingency. In such cases, entity need not disclose the information, but shall disclose the general nature of dispute together with the fact that and reason why information has not been disclosed. यानी अगर आपका किसी के साथ फड्डा हो गया है, किसी सियासतदान के साथ, अब आप सियासतदान का जब नाम डालेंगे उसमें, तो सियासतदान ने तो आपकी जान को खतरा डाल देना है। अगर आपको लगे आपकी जान को खतरा है और आपके माल को खतरा है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आके उसने बम फाड़ देना है, अगर आपने डिस्प्यूट में उसका नाम लिख दिया, तो इस सूरत में आप क्या करें? नीड नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। भाईजान अपनी जान बचाओ, स्टैंडर्ड ने कहा अपनी जान बचाओ, अपने अदारा बचाओ, तुम लोगों ने तो फारग हो जाना है। इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांस, हो सकता है पाकिस्तान में ये नॉर्मल हो, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं बहुत रेयर होगा ये। इन एक्सट्रीमली रेयर केस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन प्रेजुडाइज सीरियसली द पोजीशन ऑफ एंटिटी। आपकी पोजीशन ही टोटली फारिग हो जानी है ना, डिस्प्यूट विद अदर पार्टीज। तो इस सूरत के अंदर आप क्या करें? नीड नॉट डिस्क्लोज बट शेल डिस्क्लोज द जनरल नेचर। किसी से फड्डा चल रहा है और हकीकत यह है कि उसने ये किया है, नाम ना लिखें, एंड रीजन वाई इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, और रीजन लिख दें कि आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट इन डिटेल ड्यू टू सम रीजंस। भाई यही रीज़न है, तो लाइफ थ्रेट्स हैं या ये हैं या वो हैं, इस वजह से मैं इंफॉर्मेशन को ज़्यादा तफसील से नहीं बता रहा।
असल में मसला पता है कि आप लोग जब टाइम निकाल के आ जाते हैं और आपको हल्का फुल्का सा इसी तरह करा के भेज दिया जाए तो दिल को तसल्ली भी नहीं होती। अब ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है जो मैं कराऊं, ना मेरे जहन में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो मैं आपको करवाऊं। खाना पूरी होगी जो हम पूरी कर रहे होंगे। MFA कब ख़त्म हो रहा है और ऑडिट वो नहीं पता। वेरी 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 सॉरी यार, वेरी सॉरी। पेज 579 पे आ जाएं फाइनल अकाउंट्स में। असल में फाइनल अकाउंट में ना इसने किताब पे 15-20 सफ़ों की थ्योरी लिखी हुई है। अब वो क्या कहाँ तक अब जाएं, अब कितनी चीज़ें कर सकते हैं, उन्हें लिमिट होती है चीज़ों की। रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, पेज नंबर 579। लोन पे करने का वक्त आया, आपने धक्का देके उसको रीपेमेंट को आगे कर दिया। लोन भाई सरासिफ को पता करें। अच्छा, लोन री कैसे, आपने को बंदा छोड़ा हुआ है। लोन रीपे करने का वक्त आया, आपने उसको धक्का देके आगे भेज दिया, आपने उसको धक्का देके आगे भेज दिया। इट इज कॉल्ड एज, बोलें, रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जैसे मिसाल के तौर पर आप बैंक की जाके मिन्नतें करने लग जाएं, यार खुदा के लिए ऐसा ना करो, मेरे से टाइम आ गया लोन वापस करने का, लेकिन मैं कहां से वापस करूं। Refinancing a financial liability means postponing the due date for repayment. It will be classified in non-current. अगर आप बात करें, आपने इतनी बड़ी रीफाइनेंसिंग करा ली है कि आपने बैंक को कहा है 14 महीने बाद वापस करूंगा, तो इट विल बी क्लासिफाइड इन नॉन करंट। एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू रीफाइनेंस। आपके लोन में ऑप्शन होनी चाहिए रीफाइनेंस कराने की, वेयर ऑप्शन इनेबल्स अ डिले बियॉन्ड 12 मंथ्स, और उसमें यह लिखा हो कि 12 महीने के बाद भी पैसे दे दोगे, मिन्नत करके डिले करा लोगे तो कोई मसला नहीं। ऑप्शन इज ए डिस्क्रिशन एंटिटी, यहां एंटिटी वो नहीं है सेलर जिसने लोन लिया हुआ है, तो ऑप्शन बोरोवर अच्छा लफ्ज है, जिसने लोन लिया हुआ है। द ऑप्शन इज ए डिस्क्रिशन ऑफ बोरोवर एंड बोरोवर, लोन लेने वाला, एंड बोरोवर expects to refinance or roll over the obligation, and an agreement is obtained before year end, और आप बैंक से एग्री भी करवा लें ईयर एंड से पहले, that allows repayment of loan to be delayed beyond 12-month period after the। अच्छा, वैसे तो असल बात यह है, पहली बात है आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए और आपकी नीयत भी होनी चाहिए, मैंने रीफाइनेंस करवाना है, और जाके करवा। अगर ये सब कुछ हो गया तो लोन को कहां शो कर दें। लेकिन अगर इफ एन एग्रीमेंट अलोइंग रीपेमेंट टू बी डिलेड बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट इज ऑब्टेन्ड, इफ एन एग्रीमेंट अलोइंग रीपेमेंट टू बी डिलेड beyond 12 months from reporting date is obtained after reporting date, if agreement is obtained after reporting date but before approval of financial statements by directors, then this would be it will be classified in current and will be disclosed। अब ये IAS 10 का कॉन्सेप्ट है फाइनल अकाउंट में। छोटी सी बात, अगर बैलेंस शीट डेट से पहले रीफाइनेंसिंग करा ली है तो एडजस्टिंग इवेंट, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद रीफाइनेंसिंग करवाई है नॉन एडजस्टिंग। इसमें कोई कंडीशन नहीं, बड़ा एग्जैक्ट बता दिया। ये 31 दिसंबर है, 28 को रीफाइनेंसिंग करा ली तो नॉन करंट में शो कर दें, 2 जनवरी को रीफाइनेंसिंग कराई तो, इसमें मैं ब्रैकेट लगाता हूं और ब्रैकेट में लेता हूं, इफ एन एग्रीमेंट
allowing repayment to be delayed beyond 12 months is obtained after the reporting date. If an agreement is obtained after reporting date from the balance sheet date, 12 महीने से बाद, if an agreement allowing repayment, इसको भी ब्रैकेट में लें, एक और ब्रैकेट में, अब पहले दोनों ब्रैकेट्स के बगैर पढ़ें. If an agreement is obtained after reporting date but before approval of, then this would be a, अच्छा अब एग्रीमेंट किस चीज के चले गए सरा से, allowing repayment to be delayed beyond from the reporting date. और अगर नियत भी हो, आप कर भी सकते हो और कर भी लें, फिर उसका क्या करें, फिर नोट ना दें, फिर बस उठा के किधर डाल दें, नॉन करंट में, और ये एक एडजस्टिंग इवेंट बनेगा. जय जी, अल्लाह हाफिज. हाँ जी.